आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। संस्कृत में सीटेट की परीक्षा में यदि आप देने जाने हैं तो इसमें जो 30 नंबर संस्कृत के पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य है, काव्य लक्षण है। काव्य लक्षण बताए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है क्योंकि आपको बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है। ये सब टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है। तो इतना बस याद रखिए कि ये वाक्य जो है, ये वाक्य किस आचार्य के काव्य के लक्षण है। तो ये है विश्वनाथ के काव्य के लक्षण। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। 1 लिंग होते, 5 लिंग होते हैं, 2 लिंग, 4 लिंग या 3 लिंग। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जबकि हिंदी में कितने लिंग होते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग। स्त्रीलिंग, पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। तो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग नपुंसक लिंग होते हैं। 3 प्रकार के लिंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम किस ग्रंथ की सूक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, यह किस ग्रंथ की सूक्ति है। क्या ये कादम्बरी की है, सुभाषित रत्नावली की या पंचतंत्र की है। तो इसमें उसकी चर्चा न करते हुए सीधे कह देते हैं कि सत्संगति क्या नहीं करती है, क्या नहीं फलवतीत करती है। तो इसका अर्थ यही निकल के आता है और इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर 20 सही होगा। नीति शतकम की है ये। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। इसका अनुवाद होगा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसका अनुवाद क्या होगा। इसका अनुवाद होगा मह्यम पठनम रोचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका अनुवाद हो। अच्छा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मह्यम रोचते ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है जो लगभग पूछे ही जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का संग्रह रखा गया है। तो मह्यम रोचते यही सही होगा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। चलिए अगला प्रश्न है गीता महाभारत की किस पर्व से लिया गया है। सभा पर्व से, उद्योग पर्व से, भीष्म पर्व से अथवा आदि पर्व से। तो गीता महाभारत से भीष्म पर्व से लिया गया है। अच्छा ठीक है, यहीं पर अगर गीता ना पूछ कर कह दिया जाए कि शिशुपाल वधम जो है वह महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो शिशुपाल वधम सभा पर्व से क्या लिया गया है, शिशुपाल वध। ये एक जो है शिशुपाल वध, ठीक है। और आदि पर्व से क्या लिया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछ लिया जाए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, वो जो है आदि पर्व से लिया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है संधि पद में लिंग है। संधि पद में कौन सा लिंग है। तो संधि पद में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। सम धन धा, और सम के साथ जो धा धातु जुड़ती है तो उसको पुल्लिंग बना देती है। तो सम धन धा। अच्छा, ये ना पूछ करके, अभी तो पूछा गया है कि संधि शब्द में कौन सा लिंग है। अगर ये ना पूछ करके ये पूछ लिया जाए कि संधि शब्द कैसे पद व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो क्या कहेंगे, सम उपसर्ग और धा प्रत्यय से संधि बना हुआ है। तो और जो सम धन धा प्रत्यय से बना हुआ है और यह नित्य पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है। अगला प्रश्न कह रहा है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है। सत्य प्रत्यय, कत प्रत्यय, रौल प्रत्यय अथवा तब्यत यानी यद प्रत्यय। तो कहते हैं कत कत्वतु निष्ठा, कत और कत्वत की निष्ठा संज्ञा होती है, इसलिए निष्ठा संज्ञा जो प्रत्यय है वो कत कत्व है। और जो यहाँ पे सर्ती सानस दिया गया है, ये दिया गया है, ये कौन से प्रत्यय हैं, तौसत। अगर पूछ लिया जाए तौसत से किसका बोध होता है, तो सर्ती और सानस का। तौसत पूछा जाए तो सर्ती और सानस। निष्ठा संज्ञक पूछा जाए तो कत और कत्वत्व, जैसे यहाँ प्रश्न पूछा है। यह तबियत और अनियत, पठितव्य अनियत, ये चाहिए कि अर्थ में पूरा यूज होता है इन प्रत्ययों का। चलिए प्रश्न संख्या 23 हो गया, 24 पर आते हैं।
प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव शोध है। हास्य किसका स्थायी भाव हास्य रस का है। किस रस का है? हास्य रस का है। उत्साह किसका है? वीर रस का है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। रौद्र किसका है? क्रोध। तो एक रस है भयानक, इसका जो है भयानक रस है, उसका जो है रौद्र है। ठीक है, भयानक रस का क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव है रौद्र। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, और जूम कर लेते हैं थोड़ा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? नित्य पुल्लिंग में होता है, नित्य स्त्रीलिंग में होता है, नित्य नपुंसक लिंग में होता है, या उपर्युक्त सभी। तो अव्ययी भाव समास जो है वो अव्यय बनाता है, समस्त पद मिलकर के अव्यय का निर्माण करता है। और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय क्या होते हैं? नित्य अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं नित्य नपुंसक लिंग। अव्यय हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। अव्यय भाव समास से बनने वाले पद जो बनते हैं वो अव्यय हो जाते हैं, और इसीलिए इसको नाम भी अव्यय भाव पड़ा है। और इनसे बनने वाले किस लिंग में होते हैं? तो हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है भाषा कौशल के दो प्रकार। अच्छा, शिक्षण अधिगम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके भी कुछ प्रश्न लिए गए यहाँ पे। तो भाषा कौशल के प्रकार, भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? तो भाषा कौशल के आप याद कर लीजिए, एक ट्रिक सुबोपली, सुबोपली 4 कौशल है। सु से होता है सुनना, बो से होता है बोलना, पा से होता है पढ़ना, और ली से होता है लिखना। ये 4 कौशल है। कितने कौशल होते हैं भाषा कौशल? 4 होते हैं। कोई भी बच्चा जब किसी भाषा को सीखता है तो सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद वो पढ़ता है, फिर लिखता है। तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जैसे कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है तो सुबोपली याद रखिए। पहले सुनना, पहले सुनेगा, पहले किसी की बात सुनते हो, फिर क्या करते हो, फिर बोलते हो उसके उत्तर में, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इस तरीके से 4 प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 27 है नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित, नाटक को किया है। नाटक को किसके अंतर्गत, नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया है? सॉरी, प्रश्न देखते हैं। नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया है? श्रव्य काव्य होता है नाटक, दृश्य काव्य होता है, अथवा दृश्य शब्द दोनों होता है, या उपयुक्त सभी होता है। नाटक श्रव्य काव्य है, दृश्य काव्य है, दृश्य शब्द दोनों है, अथवा सभी है। तो जो नाटक होता है, नाटक को देखो सुना भी जाता है, नाटक देखा भी जाता है। ठीक है, दृश्य और शब्द, तो यानी ये भी श्रव्य भी साधन है, दृश्य भी साधन है, दृश्य शब्द भी साधन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त। अच्छा, सॉरी, एक मिनट, इस क्वेश्चन पर फिर से देखिएगा। इसमें कहा गया नाटक को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो नाटक खाली श्रव्य साधन तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। नाटक कोई श्रव्य साधन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 सेकंड, नाटक कोई श्रव्य साधन है नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। श्रव्य साधन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, फिर दूसरा क्या आएगा? दृश्य साधन। दृश्य भी साधन नाटक नहीं होते, खाली देखा ही नहीं जाता बल्कि सुना भी जाता है। तो नाटक क्या है? दृश्य श्रव्य साधन है, इसको देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, इसलिए उपयुक्त ये भी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही से उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत रूप प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? भंडाकर ने, हर्बर्ट ने, या दोनों ने? दोनों में से कोई नहीं। अच्छा, शिक्षण अधिगम का ये भी एक प्रश्न है। शिक्षण अधिगम का प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि जो शब्दावली है उसको वर्गीकृत करके सरल संस्कृत रूप प्रस्तुत किया है, ये किसने प्रस्तुत किया? भंडाकर ने किया है, हर्बर्ट ने किया है, दोनों ने किया है, या दोनों में से कोई ने नहीं किया है? तो संस्कृत की शब्दावली हैं उनको जो है वर्गीकृत, अलग अलग वर्गों में विभाजित करके और संस्कृत भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। तो ऐसा किसने किया है?
ऐसा किया है भंडारकर ने। किसने किया है? ऐसा किसने किया है? भंडारकर ने। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है यहाँ ऑप्शन में जो टिक लगा हुआ है उसको इसके हिसाब से ऑप्शन लगाए होंगे, ये गलत है। ऑप्शन जो टिक लगा हुआ है ये पहले से ही गलत है। प्रैक्टिस सेट किसी ने हल किया है तो उसका जो भी गलत सही रहा तो इसको देख के आप मत टिक करिएगा। इसमें किसने जो है शब्दावलियों को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया? भंडारकर ने प्रस्तुत किया। शिक्षा का बहुत अच्छा ही प्रश्न है, इसको ज़रूर एक बार फिर से देख लीजिए। इवान पावलाक ने रिसर्च किया था, किस पे रिसर्च किया था? ये देखिए साइको का एक प्रश्न आ गया शिक्षण का। इवान पावलाक ने रिसर्च किया था, किस पे रिसर्च किया था? बिल्ली पर, कुत्ता पर, छिपकली पर या उपरोक्त सभी पर? तो पावलाक ने कुत्ते पर रिसर्च किया था, लार टपका रहा था है ना, और फिर उसको ये कुत्ते पर, इवान पावलाक ने कुत्ते पर रिसर्च किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 30 और लास्ट प्रश्न है आज का। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। अभी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृद्धि करना, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो देखिए शब्दों के विभिन्न रूपों के ज्ञान प्रदान करना ये भी है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य। शब्दों के जो तमाम रूप हैं उनका ज्ञान प्रदान किया जाएगा तभी वो व्याकरण के बारे में समझ सकेगा बच्चा, ये भी सही है। दूसरा क्या है? दूसरा कहा गया कि छात्रों को तर्क शक्ति एवं रचनात्मक करना, ये भी सही है, बी भी सही है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को प्रदान करना, तो ये भी सही। शुद्ध वाक्य रचना ये तो व्याकरण का मुख्य नियम है ही है, तो इसका मतलब क्या सही हो जाएगा? इसमें से उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। इसमें से क्या सही